हर हर महादेव। KSG कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और चौहानों के पार्ट 2 में आज हम चौहानों के जो प्रारंभिक राजा हैं, जो बहुत छोटे राजा हैं, जिनकी बहुत कम जानकारी मिलती है, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 में जैसे छोटे छोटे जो शासक हैं उनके बारे में, जिनमें वासुदेव, चाहमान, इनका आपने नाम सुना होगा, वासुदेव, चाहमान, ये छोटे छोटे राजा हैं। इनके बारे में एक एक दो दो चीज़ें हैं जो आपको याद होना चाहिए। अजयपाल, अजयपाल के अलावा दुर्लभ राय, दुर्लभ राय के अलावा गोवक प्रथम, गोवक सेकंड, इसके अलावा सामंत, सामंत देव चौहान, इन शासकों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले वासुदेव चाहमान, इनकी बात की जाए तो ये, इसके बारे में दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ये चौहानों के आदि पुरुष माने जाते हैं, पहले राजा, उल्लेखित राजा जिनके बारे में हमारे को जानकारी मिलती है। चौहानों के आदि पुरुष या संस्थापक या मूल पुरुष, जो भी है एग्जाम की दृष्टि से, इन तीनों में जो भी एक शब्द आता है उस शब्द को आप थोड़ा ध्यान रखना। एक प्रश्न तो इनके ऊपर ये बनता है। और देखो, ये पहला शासक है तो इनकी राजधानी, इनका जो मूल निवास स्थान होगा वही होगी। तो इनकी राजधानी जो थी, ऐसा कहा जाता है, इनकी राजधानी अहिच्छत्रपुर थी। अहिच्छत्रपुर माने नागौर, वेरी गुड। अहिच्छत्रपुर इनकी राजधानी थी, नागौर। और एक पॉइंट इनके बारे में ये याद रखना जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अपना जो बिजौलिया शिलालेख है, बिजौलिया शिलालेख के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, कहाँ मिला है, भीलवाड़ा में। कब का है, 1170 ईस्वी में। तो उसमें ये लिखा है कि सांबर झील का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने। सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान को मानता है। और ये कौन मानता है, अपना बिजौलिया शिलालेख, बिजौलिया शिलालेख। इसके बारे में ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये इनका जो शासन काल है वो अपने को स्पष्ट तरीके से ये नहीं मिलता कि कहाँ से लेके कहाँ तक इनका शासन कार्य था। तो भी इनके शासन कार्य के बारे में एक डेट, अपने एक सन अपने को देखने को मिलती है, और वो मिलती है 551 ईस्वी में। कौन से ईस्वी में, 500। तो 551 ईस्वी के आसपास इनका शासन कार्य संभवतः रहा होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो इनके बारे में 3 प्रश्न है। इन तीनों प्रश्नों में कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। वासुदेव चाहमान। दूसरा शासक जिसके बारे में अपने को देखने को मिलता है, उनका नाम है अजयपाल। कौन सा पाल, अजयपाल। अजयपाल के बारे में थोड़ा सा याद रखना। सबसे पहले चीज, इन्होंने सांबर नामक कस्बा बसाया। कौन सा कस्बा बसाया, सांबर नामक कस्बा बसाया। एक तो ये याद रखना। और एक अजयपाल ने अजयमेरु दुर्ग का निर्माण कराया था। कौन से दुर्ग का निर्माण कराया था, अजयमेरु। जो अपना अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है, उसके ऊपर पहले एक प्राचीन दुर्ग था। वो टूटा फूटा दुर्ग जो था वो किसके द्वारा निर्मित कराया गया था, अजयमाल। अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया गया। तो ये 2 पॉइंट्स आपको जो हैं वो आपको याद रखना है। अब ये आप कहोगे गुरुजी इसका शासन कार्य क्या रहा होगा इतिहास में, इतिहास में अपने इसके शासन कार्य के बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। इनसे पहले भी बहुत से राजा रहे हैं,
लेकिन इनका जो शासनकाल है वो 7वीं शताब्दी में मिलता है। कौन सी शताब्दी में मिलता है? 7वीं शताब्दी। अब देखो यहां हम देख रहे हैं कौन सी शताब्दी चल रही है? 6ठी शताब्दी। 500 और 51 यानी 6वीं में हो गया ना। और ये कौन सी में चल रहा है? 7वीं। कौन सी में चल रहा है? 7वीं। अब देखो सामंत देव चौहान, इनके बारे में एक शब्द हमने पहले देख लिया, वो मैं आपको फिर से बता देता हूं। सामंत देव चौहान वो चौहान शासक हैं जिनके बारे में 1170 के बिजोलिया शिलालेख में इनको क्या कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख कहाँ से मिला है? भीलवाड़ा के बिजोलिया शिलालेख में इनको विप्र श्री गोत्राद्भुत कहा गया है। क्या कहा गया है? विप्र श्री गोत्राद्भुत। विप्र श्री गोत्राद्भुत। विप्र यानी होता है ब्राह्मण। विप्र का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण। इसको मैं ब्राह्मण श्री वत्स गोत्राद्भुत, सॉरी, विप्र श्री वत्स गोत्राद्भुत। विप्र श्री वत्स गोत्राद्भुत। वत्स गोत्र, उद्भुत यानी उत्पन्न। तो ये 3 छोटे राजा हैं। और इसका बारे में देखो कि सामंत देव चौहान का जो शासनकाल 817 ईस्वी बताया गया है। कब का बताया गया? 800 शासनकाल 817 ईस्वी बताया गया। तो ये तीनों छोटे राजा हैं। इन तीनों का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 3 मैं और करवाता हूं। इनके बाद में 3 फिर छोटे छोटे राजाओं को ले लेते हैं। एक का नाम था दुर्लभ राज के बारे में। दूसरा गुवक प्रथम के बारे में देखते हैं। और दूसरा गुवक तृतीय, सेकंड, इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो दुर्लभ राज के बारे में देखें तो अब देखो ये जो थे उस समय सबसे बड़ी शक्तिशाली थे प्रतिहार। कौन थे? प्रतिहार। गुज्जर प्रतिहार जो थे, गुज्जर प्रतिहार यहाँ सबसे बड़ी शक्तिशाली, सबसे बड़ी शक्ति निकल के आए थे गुज्जर प्रतिहार। ठीक, तो गुज्जर प्रतिहारों से इनके संबंध क्या रहते हैं वो मायने रहेगा। जैसे दुर्लभ राज जो सेकंड था वो प्रतिहार शासक, गुज्जर जो प्रतिहार शासक थे उनका नाम था वत्सराज। कौन सा राज? वत्सराज प्रथम। नाम सुना होगा आपने। वत्सराज प्रथम के सेनापति थे ये, के सेनापति के रूप में इन्होंने दोआब से बंगाल तक अभियान किया। ये इनके बारे में याद रखना। इनके सेनापति के रूप में कार्य करे। गुरु जी बंगाल से यहां तक अभियान क्यों किया? अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां पे आप देख रहे हो 6ठी से लेकर 9वीं शताब्दी तक एक बहुत बड़ा संघर्ष चला था। कौन सा संघर्ष चला था? त्रिपक्षीय संघर्ष। वेरी गुड। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 शक्तियां भाग ले रही थी। एक ले रहे थे पाल, एक ले रहे थे प्रतिहार और एक ले रहे थे कौन? राष्ट्रकूट। पाल तो थे कहाँ के? बंगाल के। पाल कहाँ के थे? बंगाल के। प्रतिहार गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के। राष्ट्रकूट कहाँ के थे? दक्षिण भारत के। और ये प्रतिहार उत्तरी भारत के। पाल, प्रतिहार और कन्नौज, राष्ट्रकूट, इन तीनों में एक लड़ाई चली थी। किसके लिए? कन्नौज के लिए। किसके लिए? कन्नौज। तो हमेशा प्रतिहार किसको हराते थे? पालों को। तो पालों को हराने के लिए, समझा गया? तो ये चीज अब वहां पे आपके काम आ गई जब आपने इंडियन हिस्ट्री में ये चीज देख लिया। तो याद रखना इन्होंने
प्रतिहार शासक वत्सराज प्रथम के सेनापति के रूप में दोआब से बंगाल तक अभियान किया था। इनके बारे में याद रखना, यानी ये इसके सैनिकों के उनके सेनापति के रूप में कार्य कर रहे हैं। किनके सेनापति के रूप में? गुर्जर प्रतिहारों के सेनापति के रूप में। क्लियर? अच्छा, अब देखो दुर्लभ राज के बाद में शासक कौन बन जाता है? गुवक प्रथम। और गुवक प्रथम के समय जो प्रतिहार शासक था उसका नाम था नागभट्ट सेकंड। प्रतिहार शासक कौन था? नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड का नाम आपने सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध राजा था गुर्जर प्रतिहारों का। और नागभट्ट सेकंड, अब देखो यहाँ पे जाके इन दोनों की लड़ाई हो जाती है किसी बात को लेकर, क्योंकि इनका पिता सेनापति के रूप में कार्य कर रहा था और उसको वो ओहदा नहीं मिला, और ये ओहदा ना मिला तो इससे ये नाराज हो गया और इन्होंने प्रतिहारों की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। प्रतिहारों की अधीनता मानने से इनकार करने वाला पहला शासक। ये आपको याद रखना है कि पहली बार इसने लड़ाई की और बड़े दरबार में दरबार को छोड़ के, नागभट्ट सेकंड के दरबार को छोड़ के, और ये वापस आ गया कि मैं आपके अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा। हालांकि बाद में इसको समझा बुझा के और समझौता करा देते हैं और संबंध फिर से कायम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहली बार उनको चुनौती दे दी। अब देखो आपके संबंध जब किसी से बर्बाद होते हैं, बिगड़ते हैं, तो अचानक नहीं बिगड़ते। आप ये सोचो रातों रात बिगड़ जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता कि किसी रात आप सोए हो, संबंध अच्छे हैं, दूसरे दिन खराब हो बिगड़ते, नहीं, वो कई वर्षों तक अग्नि चलती है। यहाँ देखो, यहाँ तक उनके संबंध अच्छे थे, यहाँ ये दरबार में खुली चुनौती दे के आ गया। अब वो पहले मनाएंगे, उसको वापस बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार रिश्ता अगर टूट जाता है ना, फिर वो फटे हुए में से छाछ बन सकती है, उसको वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। तो सेम स्थिति यहाँ देखो कि प्रतिहारों की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, दरबार छोड़ के आ गया। एक प्रश्न इनके ऊपर यह आ जाता है, इन्होंने इनका जो इष्ट देवता है, चौहानों का इष्ट देवता का क्या नाम है? हर्षनाथ। चौहानों का इष्ट देव हर्षनाथ का मंदिर बनाया। बताओ कहाँ है हर्षनाथ का मंदिर? रेवासा, सीकर। रेवासा धाम कहाँ है? सीकर, जीर्ण माता मंदिर के पास में, हर्षनाथ की पहाड़ी पे। ठीक है, अब आ जाओ, ये दो चीजें इनके बारे में याद रखना। और पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों के आपस में क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है। अच्छा ये बताओ, जब इन तीनों का संघर्ष चला था कन्नौज की लड़ाई के लिए, 300 वर्षों तक संघर्ष चला था, बहुत तगड़ा कन्नौज के लिए। लास्ट में कन्नौज किसके पास रहा था? मंदबुद्ध हो तुम, प्रतिहारों के पास। गुज्जर प्रतिहार कभी हारता नहीं, मरते मर जाएगा, गुज्जर जमीन नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा था ना उस दिन डायलॉग मारा था, भूल गए तुम? तो गुज्जर प्रतिहारों को अंत में किसके पर अधिकार कर गया था? कन्नौज। तो गुवक जो सेकंड जो था वो गुवक प्रथम का पौत्र था। पहली चीज तो याद रखना, गुवक प्रथम का क्या था? पौत्र था। दूसरी चीज ये याद रखना कि अब इनकी लड़ाई हो चुकी थी एक बार, अब उस फटे हुए दूध को मथने के इसने प्रयास किए और इसने कन्नौज के प्रसिद्ध प्रतिहार शासक भोज प्रथम से अपनी बहन कलावती का ब्याह किया। अपनी बहन किसका ब्याह किया? कलावती। कलावती का विवाह किया। ये आपको याद रखना, क्योंकि यहां पे इन्होंने बहुत प्रयास किया। और भोज प्रथम की बात की जाए, भोज प्रथम, तो इनका कार्यकाल 836 से 96 तक इस दौरान रहा था। तो ये उस समय की घटना है, बात समझे? ये नागभट्ट के समकालीन है, ये भोज सेकंड के समकालीन है। तो इस प्रकार इसी क्रम में चल रहे हैं। आप ले लो तीनों का स्क्रीनशॉट, तीनों को लिख लो। इनके बाद में फिर 3 राजाओं का लेते हैं। एक का नाम था चंदन राज, जिसको चंद्रराज भी कहते हैं। दूसरे का नाम था वाकपति राज, और तीसरे का नाम था सिंहराज। अब इन तीनों राजाओं का एक साथ ले लेते हैं। 3 राजाओं के स्लॉट में चलते हैं, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी पिछली दृष्टि से अपन सब कुछ लेके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी राजाओं का एक साथ ले लेते हैं। वाकपति राज सबसे पहला, ये
राय, ये थोड़ा खतरनाक किस्म का आदमी था। इसने पहला काम क्या किया, दिल्ली के तोमर वंशों को पराजित किया। दिल्ली के तोमर वंश के प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया। रुद्रदेव तोमर को क्या किया इसने, पराजित किया। पहला काम इसके बारे में याद रखना, इनको इन्होंने पराजित कर दिया। और जैसे इनको पराजित किया तो इनकी पुत्री थी जिनका नाम था रुद्राणी। इनकी पुत्री का क्या नाम था, रुद्राणी। तो इनकी पुत्री रुद्राणी से विवाह किया। इनकी पुत्री रुद्राणी से क्या किया, विवाह किया। ये दूसरा पॉइंट याद रखना। और रुद्राणी के बारे में बात की जाए तो रुद्राणी के बारे में एक बार प्रश्न पूछा भी गया था। रुद्राणी का वास्तविक नाम क्या था? इस रुद्राणी ये तंत्र विद्या में माहिर महिला थी। तंत्र विद्या में माहिर थी, बड़ी तंत्र विद्या जानती थी। ऐसे कहते थे कि पुष्कर में 1000 दीपक जला के रोज भगवान शिव की पूजा करती थी। 1000 दीपक जलाती थी, किसमें, पुष्कर में। पुष्कर में 1000 दीपक जलाकर शिव की पूजा करती थी। किसकी पूजा करती थी, शिव की पूजा। और इसका वास्तविक नाम जो था, इसका वास्तविक नाम था आत्मप्रभा। क्या नाम था, आत्मप्रभा। हालांकि इसको रुद्राणी तो इसलिए कहते थे, रुद्रदेव की पुत्री थी और दूसरी भगवान शिव की अनुयायी थी, इसलिए भी रुद्राणी कहते। ये दोनों तर्क में दिए जाते हैं, लेकिन जो भी हो इनका वास्तविक नाम आत्मप्रभा था, जो क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इसको थोड़ा स्टार लगा रखना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आत्मप्रभा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट महिला थी, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब देखो, इसके बाद में चंद्रनाथ के बाद में इसके पुत्र, इसके सॉरी बेटे बनते हैं जिनका नाम था वारपति राज। और वारपति राज, अब ये बड़ा खतरनाक किस्म का शासक है। जो ये पहला शासक था, अभी तक तो पहला शासक वो प्रथम था जिसने अधिकतम मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया। लेकिन उसने मंदबुद्धा, मैं दोबारा रिपीटेशन कर देता हूँ, यहाँ आवाज थोड़ी अगर कम आई होगी तो। चंद्रराज दिल्ली के तोमर वंश के प्रताप रुद्रदेव को इन्होंने पराजित किया, ठीक। और इनकी पुत्री जिसका नाम था रुद्राणी, उनसे उन्होंने विवाह किया था। और ये जो इनकी पुत्री रुद्राणी थी वो तंत्र विद्या में माहिर थी, जो पुष्कर में रोजाना 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की क्या करती थी, पूजा या आराधना करती थी। और इसका वास्तविक नाम क्या था, आत्मप्रभा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। तंत्र विद्या में इतनी माहिर महिला बताया जाता था कि भगवान ऐसे करके तंत्र में वो बैठ के और अपने पति कहते, हाँ कहाँ है भाई तू, बोला कि जब मैं इंडिया गेड़ो हूँ, जयपुर गेड़ो हूँ, कि नहीं तू तो बड़े उदयपुर चित्तौड़गढ़ का किला में देख रहे थे, चित्तौड़गढ़ का किला में जाए, अभी जयपुर क्यों कह रहा है कि तू कैसे देख रही है, कि मैं सब देख रही हूँ। वो तंत्र विद्या से देख लेती थी सब कुछ। तो तंत्र विद्या में माहिर महिला थी, आत्मप्रभा, इनके बारे में याद रखना। अगला देखो वाकपति राज। देखो पहली बार अधीनता अस्वीकार करने वाला शासक था गुवक प्रथम। कौन था, गुवक। लेकिन वास्तविक रूप से जो स्वतंत्र चौहान साम्राज्य की नींव डाली थी वो वाकपति राज ने डाली थी। कैसे, उन्होंने क्या किया, पहली बार महाराजा की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, महाराजा की उपाधि धारण करने का मतलब यह था कि ये आदमी अब स्वतंत्र है, अभी इसके ऊपर कोई नहीं है, समझा क्या। राजा के ऊपर, महाराजा की उपाधि धारण कर ली इसने। दूसरा, उस समय क्या हो रहा था कि प्रतिहार गुर्जर प्रतिहारों की शक्तियां क्षीण हो रही थी, कमजोर हो रहे थे। तो इसने प्रतिहारों के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। प्रतिहारों के अनेक क्षेत्रों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। बोला कि जब तुमने बहुत दिन हो गए, अब हम राजा बनेंगे। प्रतिहार, अब इसका दमन करने के लिए 2 सेना नायकों को भेजते हैं। तो तंत्रपाल व क्षमापाल नामक 2 प्रतिहार सेनापतियों को पराजित किया। तो इनके बारे में भी याद रखना कि इन्होंने दोनों प्रतिहार जो सेनापति थे उन दोनों को इन्होंने क्या कर दिया, पराजित करके भगा दिया। तो ये वाकपति राज का पहला ये योगदान माना जाता है। अब देखो
वाकपति राज के बाद में उसका पुत्र राज आता है जिसका नाम था सिंहराज। और ये पहले शासक थे जिन्होंने, अब इनके पुत्र ने किसकी उपाधि धारण कर ली थी? महाराजा की। तो ये किसकी उपाधि धारण करेगा? महाराजाधिराज। किसकी उपाधि धारण किया? महाराजाधिराज। इसकी उपाधि धारण की। पहली चीज तो आपको ये याद रखना। अब बताओ, इसके पुत्र ने किसको पराजित कर दिया था? प्रतिहारों को। प्रतिहारों को पराजित करने वाला पहला शासक कौन था? वाकपति राज। इसको यह भी याद रखना, प्रतिहारों को पराजित करने वाला पहला शासक, इसके बारे में याद रखना। और बताओ, तोमरों को पराजित करने वाला पहला शासक कौन था? चंद्रराज। ठीक, तो इन्होंने क्या किया? पुष्कर शिलालेख से अपने को जानकारी मिलती है। पुष्कर शिलालेख वाकपति राज के समय का है। पुष्कर शिलालेख के अनुसार इसने प्रतिहार और तोमरों दोनों को एक साथ पराजित किया था। पुष्कर शिलालेख के अनुसार पुष्कर शिलालेख के अनुसार इसने प्रतिहार प्लस तोमर दोनों को एक साथ पराजित किया। लेकिन इन दोनों ने क्या किया? षड्यंत्र के द्वारा इसकी हत्या कर दी। किसके द्वारा हत्या कर दी? षड्यंत्र। तो यहां पे ये और लिखना, षड्यंत्र से हत्या की। सॉरी, ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो 3 शासकों का ये ले लो। इसमें एक चीज और याद रखना, एक बार देखना, इनका जो भाई था, इनके भाई का नाम था लक्ष्मण देव। क्या नाम था? लक्ष्मण देव। और लक्ष्मण देव ने नाडोल में चौहान वंश की नींव रखी थी। नाडोल कहाँ पड़ता है भाई? पाली। नाडोल में चौहान वंश की नींव रखी। ये याद रखना, ये किसका भाई था? सिंहराज का भाई था। किसका भाई था? सिंह। और नाडोल के बारे में, पाली के बारे में एक बार मैंने आपको पहले बताया था, रायपाल का शेवाड़ी अभिलेख, तो शेवाड़ी पाली में ही है, वो भी आपको याद रखना। इंद्र के वंशज जो बताए, ले लो आप स्क्रीनशॉट। भाई लक्ष्मण देव। अब देखो, इनके बाद में अगला राजा बनता है विग्रहराज सेकंड। फिर बनता है दुर्लभराज, सेकंड। फिर बनता है गोविंदराज तृतीय। और फिर बनता है वाकपति राज सेकंड। अब इनके बारे में देख लो, ये छोटे छोटे शासक हैं तो भी फिर भी इनके बारे में देखते हैं अपन। सबसे पहले विग्रहराज सेकंड की बात की जाए तो अब तक कहीं ना कहीं ये जो थे राष्ट्रकूट जो थे, राष्ट्रकूट अभी तो एक शक्तियाँ अपनी बटोर के अपने आप को शासक घोषित कर लेते थे उनके ऊपर, लेकिन इनको मान्यता नहीं देते थे। तो मान्यता कब देता है? जब आपको कोई तीसरी शक्ति को पराजित कर देते हो। तो उस समय 4 बड़ी शक्तियाँ थी, मैंने आपको बताया था, चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार। ठीक, तो चौहान तो ये खुद है, चौहान तो क्या है? खुद है। दूसरा प्रतिहार कौन है? गुर्जर। प्रतिहार गुर्जर है। और चालुक्य और एक है परमार। तो इन्होंने प्रतिहारों को तो वैसे ही इनके पिताजियों ने हरा दिया था, प्रतिहारों को हरा दिया। इसके अलावा इन्होंने तोमरों को हरा दिया। किसको हरा दिया? तोमरों। अब कौन बचा? चालुक्य। ठीक, तो इन्होंने पहला काम किया, चालुक्य शासक मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम को पराजित किया। ये रट लेना भाई। और मूलराज प्रथम को ना केवल पराजित किया बल्कि बड़ौच तक अधिकार कर लिया। उसकी राजधानी कहां थी? बड़ौच। बड़ौच कहां पड़ता है? गुजरात। अधिकार किया। अब बताओ मेरे को, बड़ौच में एक मंदिर बना है, इनकी कुलदेवी आशापुरा माता, याद आ गया? मैंने शुरू में लिखा था कि इनकी मूल मंदिर वहां पे है। तो इन्होंने
बड़ौच में आशापुरा माता का मंदिर बनाया। कौन सी पुरा माता का मंदिर बनाया? आशापुरा माता कुलदेवी का मंदिर बनाया। ये इनके बारे में रट लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसके बारे में इन्होंने प्रश्न वो बनाया था। ठीक है, अब आता है तुम्हारा दुर्लभ राज सेकंड। तो दुर्लभ राज सेकंड ने कुछ खास किया नहीं, क्योंकि इसके पहले किए जा चुके थे सारे कार्य, लेकिन फिर भी इनके एक चीज याद रखना कि इन्होंने नाडोल के शासक महेंद्र को पराजित किया था। नाडोल के शासक नाडोल, अब नाडोल के जो नींव निकली थी वो इनके परदादा से ही निकली थी। इनका परदादा सिंहराज, याद है, उनका छोटा भाई लक्ष्मण चला गया था और नाडोल का राजा बना था। तो नाडोल के शासक महेंद्र को पराजित किया, ये याद रखना। ठीक, अब बात करते हैं गोविंदराज तृतीय। ये बड़ा खतरनाक किस्म का शासक था। एक तो इसके बारे में अपने को पृथ्वीराज विजय का लेखक है जयानक। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जयानक। ये पहले आ चुके है ना। पृथ्वीराज विजय में जयानक ने इन्हें वेरीघट की उपाधि दी है। किसकी उपाधि दी है? वेरीघट। वेरीघट, वेरीघट का मतलब क्या होता है? शत्रु संहारक। क्या होता है? शत्रु संहारक। इसकी उपाधि दी है। पहली चीज क्लियर हो गया आपके याद? शत्रु संहारक की उपाधि दी है। और दूसरी इसी के बारे में एक और याद रखना, एक लेखक रहे हैं फरिश्ता। क्या नाम था? फरिश्ता। और फरिश्ता ने इनके बारे में ये लिखा है कि इन्होंने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोक दिया था। फरिश्ता के अनुसार गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका। आगे बढ़ने से क्या कर दिया था? रोक दिया था। इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इनके बारे में दो चीज, हालांकि वेरीघट जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसके भी आप स्टार लिखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो कुछ छोटे छोटे हैं लेकिन पूछ लेते हैं कई बार, उनको लगता है तो ये याद रखना। वेरीघट की उपाधि किसको दी गई थी? गोविंद तृतीय, गोविंद चौहान तृतीय। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब आता है वाकपति राज सेकंड। वाकपति राज प्रथम अपन ने देख लिया, अब ये क्या है? सेकंड। वाकपति राज सेकंड। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। वाकपति राज सेकंड आपने अगर वहां पे मेरे पास मेवाड़ पढ़ा है तो मेवाड़ में मैंने एक राजा पढ़ाया था अंबा प्रसाद। कौन सा प्रसाद? अंबा प्रसाद। तो अंबा प्रसाद की इन्होंने हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना। इन्होंने मेवाड़ के अंबा प्रसाद की हत्या कर दी। अंबा प्रसाद की हत्या की, यानी कुल मिला के यहाँ पे मेवाड़ के जो शासक थे उनको भी इन्होंने पराजित कर दिया था। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी और इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो चारों का। अब इसके बाद में 4 छोटे राज्य आते हैं और उनके बाद में फिर बड़ा राजा आ जाएगा। एक वीर्यराम, एक चामुंडराय, एक विग्रहराज तृतीय सेकंड अपना आ चुका, और एक पृथ्वीराज प्रथम। ये प्रथम है। पृथ्वीराज चौहान जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं वो तृतीय है। क्या है? तृतीय। जिनके बारे में जितनी कहानियां सुनी हैं, 8 गज 24 गज अंगुल प्रमाण, ये कहानियां जो भी सुनी वो तृतीय है। अब ये पष्टी चल रहा है। ठीक है, वो तृतीय बहुत बाद में आएगा। वीर्यराम, इनके बारे में याद रखो। यहां एक मालवा का शासक था, मालवा का, जिनका नाम था भोज प्रथम। क्या नाम था? भोज प्रथम। भोज प्रथम ने इनकी हत्या की और हत्या कर सपाल दक्ष पर अधिकार किया। कहां पर अधिकार कर लिया? सपाल दक्ष पर अधिकार। देखो, इनके जो पिता थे वो तो इतने योग्य थे कि उन्होंने मेवाड़ तक के अंबा प्रसाद को हरा के
वाकपतिराज सेकंड ने तो कहाँ पर अधिकार कर लिया था, मेवाड़ तक। उन्होंने चालुक्यों तक, गुजरात तक अधिकार कर लिया था। और ये एकदम मूर्ख किस्म का आदमी उत्पन्न हो गया, तो इनकी हत्या कर दी थी। ये बड़ा कमजोर किस्म का आदमी था। और वीर्यराम के बाद में अगला शासक बनता है चामुंड राय, और चामुंड राय ने सपालदक्ष पर पुनः अधिकार किया। सपालदक्ष पर पुनः अधिकार किया। इनके बारे में ये याद रखना, और कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इनके बारे में। अब आता है विग्रहराज तृतीय। विग्रह के नाम से जो भी आते हैं वो तो बड़े प्रसिद्ध है। विग्रहराज चतुर्थ एक तो ये काम का है जो अपन आगे पढ़ेंगे, और एक पृथ्वीराज तृतीय ये काम का है जो अपन आगे पढ़ेंगे, एक अजयराज। ये तीन इंपॉर्टेंट है, एक अर्णोराज, ये चार इंपॉर्टेंट है। बाकी ये छोटे छोटे शासक हैं जिनके ऊपर कभी प्रश्न आ जाए तो अपन उस दृष्टिकोण से इसको सरसरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो विग्रहराज तृतीय के बारे में बात की जाए तो इन्होंने मालवा के नरेश उदयादित्य से मैत्री संबंध स्थापित किए। कौन से संबंध स्थापित किए? मैत्री। पहला काम तो इसने ये किया। देखो अब ये छोटे मोटों को तो बख्श ही नहीं रहे। अब इनका संघर्ष कहाँ चालू हो गया? मालवा में। पहले प्रत्यारों से तोमरों को हरा दिया, प्रत्यारों को हरा दिया, चालुकों को हरा दिया। अब इधर मालवा में जा रहे हैं। चारों तरफ इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तारित कर रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले अपना मित्र बनाए। जब दुश्मन होता है तो दुश्मन को सबसे पहले उखाड़ने का सबसे मूल मंत्र है कि उसको पहले अपना क्या बनाओ? मित्र बनाओ। उसके अपने सारे राज लो और उसके बाद में उखाड़ दो। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले इन्होंने ये किया। फिर इसके बाद इसकी सहायता से इन्होंने उदयादित्य की सहायता से, उदयादित्य की सहायता से चालुक्य नरेश कर्ण को पराजित किया। किसको पराजित किया? कर्ण को पराजित किया। चालुक्य ये था ना, तो चालुक्य का एक राजा कौन था? राजा कर्ण चालुक्य, उसको इन्होंने पराजित किया था। ये आपको याद रखना है। किसकी सहायता से किया था? उदयादित्य की। इनकी अभी भाई चूंकि इनको प्रत्याहारों को तो पूरी तरह समाप्त कर दिया, लेकिन चालुक्य अभी चालुक्य से इनसे लड़ाई कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, भीम चालुक्य से वो चलेगी। इंचनी कुमारी के लिए लड़ाई की थी किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। वो बाद में देखेंगे अपन। अब आता है पृथ्वीराज पृष्ठ। पृथ्वीराज पृष्ठ ने क्या किया कि इन्होंने पुष्कर में चालुक्य लूटने के लिए आए थे, ब्राह्मण कन्याओं को उठाने के लिए आए थे। तो पुष्कर में 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा। 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा था। ठीक, अब इसके बाद में जो राजा आएंगे वो थोड़े बड़े आ जाएंगे, जिसमें अपना पहला बड़ा राजा आएगा अजयराज। कौन सा राज? अजयराज। और अजयराज का कार्यकाल जैसे अपन देखेंगे 1103 से लेकर 1130 तक, 33 तक। ठीक है, तो वो अपन डिटेल से देखेंगे क्योंकि वो बड़े बड़े शासक हैं। अब ये छोटे छोटे शासक था, तो एक थोड़ा सा वीडियो छोटा सा इन पर भी जरूरी था कि आपके दिमाग में एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाए कि कहाँ से कहाँ कैसे कैसे इस प्रकार आए। अगर मैं डायरेक्टली पृथ्वीराज तृतीय पढ़ाता तो पृथ्वीराज फर्स्ट कौन था, पृथ्वीराज सेकंड कौन था। ठीक है, ऐसे आ जाता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलिए आज के आनंद की, बोलिए मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट।